Hello students, today we are going to continue our chapter number 9, light, and this is video number 4. Before starting our new topic, we should have go through a quick review. So till now we have studied about light, reflection of light, law of reflection, image formation in plane mirror, spherical mirror, in which we studied about convex mirror as well as concave mirror. Then we studied about the Cartesian sign convention. Then we studied how to prove focal length is half of the radius of curvature. And then we studied about the different kinds of rays in case of both the mirrors. And then we studied about the image formation of convex mirror and concave mirror. तो हमने अभी तक रे डायग्राम वगैरह दोनों ही मिरर्स के पढ़ लिए हैं और इसके अलावा लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कार्टेशियन साइन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन मज़ेदार है, लेकिन उतना ही इजी भी है। ठीक है, इसमें ऐसा रट्टा मारने वाला कुछ भी नहीं है। तो इसके अलावा हमने यूजेस पढ़े कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के, भाई इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो एग्जाम में आपके यूजेस बोल सकता है या फिर सीधा एप्लीकेशन बोल सकता है। अब मिरर फॉर्मूला देखिएगा, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हम डिराइव करेंगे। यानी कि मिरर फॉर्मूला जो है बेसिकली है क्या, ये आया कहाँ से और इसमें किस किस के बीच में क्या क्या रिलेशन है, ये हमने देखना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो डायग्राम है, डायग्राम के हिसाब से आप देख के कह सकते हैं कि ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक, और ये कोई ऑब्जेक्ट है जिससे लाइट रे टकरा करके यूं गई है, जा करके आपके फोकस से होकर गई है, और दूसरी जो लाइट रे है वो फोकस से होकर के जा करके फिर पैरेलल निकल रही है। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, एक तो ये है और एक ये है, ये आपस में टकरा रही है। यानी कि ये जो आपका P डैश Q डैश है, ये बेसिकली क्या है, इमेज की हाइट है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो PQ ऑब्जेक्ट की हाइट है, P डैश Q डैश इमेज की हाइट है, और ऑब्जेक्ट की जो दूरी है आपके मिरर से उसे हम U कंसिडर करें। ऐसे ही इमेज की जो डिस्टेंस है आपके पोल से उसे हम V कंसिडर करें। ऐसे फोकस की पोल से जो दूरी है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, उसको हम F कंसिडर करें। तो ये सब चीज़ हमने कंसिडर करनी है। एक बार कंसिडर करने के बाद हमने क्या करना है, ये बताना है कि एक्चुअल में फोकस का यानी जो फोकल लेंथ होती है उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस से क्या रिलेशन है। यही मिरर फॉर्मूला है बेसिकली। ठीक है, ये दोनों ही मिरर्स के लिए एप्लीकेबल है, सेम रहेगा। तो ऐसे में एक ही बार हम इसको डिराइव करेंगे। तो देखिएगा, आगे देखते हैं, हम ट्रायंगल बात करते हैं। हम देखिए इस पूरे डायग्राम के हिसाब से देखें तो QPF ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसे ही MOF ये भी एक ट्रायंगल होगा। तो देखिएगा, हम स्मॉल अपर्चर का मिरर मानते हैं तो स्ट्रेट सा ही होगा, तो लगभग कंसिडर करके चलते हैं कि स्मॉल अपर्चर वाला जो आपका मिरर है, तो ऐसे में ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटा होगा तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे कर्व ना होकर के सीधा होगा। ठीक, तो आपका एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, दूसरा ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। राइट एंगल क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे भी इसको भी स्ट्रेट मानेंगे तो ये भी यहाँ से परपेंडिकुलर होगा। तो हम इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या होगा कि आपका QPF और MOF ये दोनों 90 डिग्री होगा। रीजन मैंने अभी भी बताया, यानी जो भी ऑब्जेक्ट होता है जो वर्टिकली खड़ा होता है वो हमेशा अपने सरफेस से 90 डिग्री पे होता है। दूसरी चीज हम कह सकते हैं PFQ। तो PFQ यानी कि ये वाला एंगल। MFO इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो देखिएगा, ये एक लाइन है QM और ये प्रिंसिपल एक्सिस दूसरी लाइन है, ये एक दूसरे को काट रहे हैं। तो इनके काटने की वजह से ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। तो देखिएगा, दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर होंगे, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हैं तो बाकी के बचे हुआ एक एक जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। तो चूंकि ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से दोनों ही ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो जो साइड्स का प्रोपोर्शन होगा वो भी सेम ही होगा। तो जैसे कि हम देखें तो बाय BPT जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसके अनुसार क्या होगा, PQ जो साइड होगा इस वाले ये वाला ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है, तो PQ और OM का जो प्रोपोर्शन होगा वो बेसिकली PF और OF इन दोनों के प्रोपोर्शन के बराबर होगा, साइड्स के प्रोपोर्शन के बराबर होगा।
अब हम बात करें पी एफ की, तो पी एफ डिस्टेंस जो है बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और इस हम एक्चुअल में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर आपके फोकल लेंथ या इमेज डिस्टेंस से कंपेयर करें तो ये जो पी एफ दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो यू है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो एफ है, फोकल लेंथ है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से फोकल लेंथ को घटा दूं, यानी कि इसमें से इतना हिस्सा घटा दूं, तो ये दूरी बचेगी, और ये दूरी ही क्या है, पी एफ है। तो मैं इसे u माइनस एफ लिख सकता हूँ। ठीक, u में से f को घटा दोगे, यानी कि इतने हिस्से को हटा दोगे, तो यहाँ से इतना डिस्टेंस वो बराबर होगा इसके। तो pf को अपन u माइनस एफ लिख सकते हैं। वही बात करें OF की, तो OF ये दूरी है, ये दूरी क्या है, बेसिकली फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ है तो हम उसे f लिख सकते हैं। तो ये पी एफ अपॉन ओ एफ जो होगा वो u माइनस एफ अपॉन एफ के बराबर होगा, जो कि बेसिकली पी क्यू अपॉन ओ एम के भी बराबर ही होगा, क्योंकि इनका रेशियो हमेशा बराबर होगा सिमिलर ट्रायंगल्स के केस में। अब ऐसे ही हम बात करते हैं एल ओ एफ ट्रायंगल, यानी कि हमने अभी ये और ये वाला ट्रायंगल लिया, अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे और इसके ऑपोजिट ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो एल ओ एफ और क्यू डैश पी डैश एफ जो ट्रायंगल है इसको लेंगे। इनमें भी ऐसे हम सिमिलर करके दिखाएंगे। तो देखिएगा साफ साफ पता है, ये स्मॉल एपर्चर वाला जो आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर है, तो ऐसे केस में ये जो एंगल होगा ये लगभग सीधी एक लाइन होगी और 90 डिग्री होगा, और इधर ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है सरफेस पे वो 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक, या फिर यूं कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन अ सरफेस इज ऑलवेज 90 डिग्री, तो इस वजह से भी ये 90 डिग्री हो सकता है। इसके अलावा ये जो आपकी एल क्यू डैश जो लाइन है वो बेसिकली आपके क्यू एम द्वारा काटी जा रही है, तो ऐसे में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, तो वो भी इक्वल हो जाएगा। तो एल ओ एफ जो है आपका क्यू डैश एफ पी डैश के बराबर हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने की वजह से। तो ऐसे में देखिए दोनों ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल होंगे, तो तीसरा भी ऑटोमेटिकली बराबर होगा, यानी कि ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एल ओ एफ जो है सिमिलर है ट्रायंगल क्यू डैश पी डैश एफ के ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन की वजह से। अब चूंकि सिमिलर हैं ट्रायंगल, तो बाकी के जितने भी साइड्स बचे हुए हैं उनका रेशियोज भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो एल ओ अपॉन पी डैश क्यू डैश, तो एल ओ देखिएगा ये साइड है परपेंडिकुलर है, और इस वाले ट्रायंगल में पी डैश क्यू डैश परपेंडिकुलर है, तो इनका जो रेशियो होगा वो जितना होगा उतना ही रेशियो होगा ओ एफ और पी डैश एफ के प्रोपोर्शन का, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बाय बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इक्वल हो जाएंगे। ठीक, यानी कि इनका प्रोपोर्शन सेम होगा। अब बात करें इसकी एफ, तो ओ एफ की बात करें, ओ एफ जो डिस्टेंस है वो बेसिकली फोकल लेंथ है, तो मैंने ओ एफ को स्मॉल लेटर एफ से डिनोट किया। पी डैश एफ की बात करें तो पी डैश एफ देखिए ये डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुल मिला के जो दूरी है क्यू डैश एम जो है बेसिकली वी है, यानी इमेज डिस्टेंस है, इमेज की पोल से दूरी, जिसे हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक, हमेशा वी से ही डिनोट करेंगे इमेज। और इस इमेज डिस्टेंस में से अगर मैं ओ एफ को हटा दूँ, यानी फोकल लेंथ हटा दूँ, तो क्या बचेगा, पी डैश एफ बचेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, v माइनस एफ, यानी कि v में से इतना f हटा दूं तो इतना बचेगा हिस्सा, इतना जो हिस्सा है वो बेसिकली क्या है, p डैश एफ है। तो मैंने p डैश एफ को v माइनस एफ के रूप में लिख दिया है। ठीक है, यानी कि रिप्लेस कर दिया वैल्यू। अब एक्चुअल में हमने दोनों दो ट्रायंगल क्या कर दिए, सिमिलर तो कर दिए, लेकिन यहाँ पे पी क्यू अपॉन ओ एम पी एफ अपॉन ओ एफ इज इक्वल टू यू माइनस एफ अपॉन एफ है। ऐसे एल ओ अपॉन पी डैश क्यू डैश इक्वल टू ओ एफ अपॉन पी डैश एफ इज इक्वल टू एफ माइनस एफ अपॉन वी माइनस एफ है। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी सेम नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा। तो अगर अपन गौर करें पी क्यू, तो पी क्यू बेसिकली एल ओ के बराबर होगा, है ना, ये पैरेलल राइट रे है, तो पैरेलल है तो ये जो डिस्टेंस होगी वही ये होगी। जो यहाँ पे एल ओ है उसको मैं, जो डिस्टेंस एल ओ है, हाइट जो एल ओ है उसको मैं पी क्यू से रिप्लेस कर दूंगा। सेम ऐसे ही हम पी डैश क्यू डैश की बात करें तो पी डैश क्यू डैश ये है,
तो देखिए ये लाइट रे आई, टकराई और फिर पैरेलल निकल गई, तो यानी कि ये लाइट रे कैसी है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा इसके, यानी कि ओ एम के, पोल से इस पॉइंट तक की दूरी। तो ओ एम जो है पी डैश क्यू डैश के बराबर है, इसीलिए मैं इस पी डैश क्यू डैश को ओ एम से रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिएगा अब ये हमारा जो एल ओ अपॉन क्यू पी डैश क्यू डैश है वो पी क्यू अपॉन ओ एम बन गया है। और यहाँ पे भी देखें पी क्यू अपॉन ओ एम किसके बराबर है, इसके बराबर है, और पी क्यू अपॉन ओ एम इसके ही बराबर है। यानी कि ये दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन ए और बी को कंपेयर किया जाए तो हम पाएंगे कि इक्वेशन ए और बी में आपका u माइनस एफ अपॉन एफ इक्वल हो जाएगा f अपॉन वी माइनस एफ के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका v माइनस एफ ये ऊपर चला जाएगा और u माइनस एफ से मल्टीप्लाई होगा और f से f मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर अपन इस इक्वेशन को प्रॉपरली मल्टीप्लाई करें तो हम पाएंगे कि v को u से मल्टीप्लाई करने पर vu मिलेगा, v को फिर माइनस का f से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का vf मिलेगा, ऐसे f को u से मल्टीप्लाई करो तो माइनस एफ uf मिलेगा, और माइनस के एफ को माइनस के एफ से मल्टीप्लाई करने में प्लस का एफ स्क्वायर मिलेगा। तो अब इस एफ स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो अब क्या करते हैं, हम पूरे इस इक्वेशन को यू वी एफ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक, यानी कि यू वी एफ तीनों से ही डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इसको सब चीज़ों को यू वी एफ से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखिएगा यू वी से यू वी कट जाएगा, वी एफ से इधर वी एफ कट जाएगा, यू एफ से यू और एफ कट जाएगा और ये तो ज़ीरो हो ही जाएगा। तो जब वी यू से वी यू कट जाएगा तो सिर्फ एफ बचेगा, तो वन अपॉन एफ हो गया। ऐसे वी एफ से वी एफ कट जाएगा तो यू बचेगा, यू आ गया। यू एफ से यू एफ कट जाएगा, क्या बचेगा, इधर वन आएगा इधर वी बचेगा। तो ये इस तरीके से आपका इक्वेशन आ गया है। इन दोनों को अगर अपन इस तरफ ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। यानी कि फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया या फिर जो आपका इमेज डिस्टेंस हो गया, इनका आपस में यही रिलेशन है और यही मिरर फॉर्मूला कहलाता है। दिस इज मिरर फॉर्मूला विच इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स मिरर, और इसे हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ऐसे के ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही मिरर्स के लिए सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे भी हम इसको कुछ प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा फिर से वही आपका कॉनकेव मिरर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, उससे कोई लाइट रे पैरेलल निकली और आकर के मिरर से टकराई और वो फोकस से होकर के गुजरी। फिर वही जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे कोई लाइट रे टकरा करके पोल से जाके टकराती है और पोल से टकरा कर सेम उसी एंगल पे डाइवर्ट हो जाती है, ठीक। तो देखें तो इमेज जो बन रहा है वो रिफ्लेक्टेड लाइट के आपस में टकराने पर पी डैश क्यू डैश के रूप में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है। तो देखिए इमेज कुछ भी बना लीजिए, फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर सेम निकलेगा, ठीक है। आप किसी भी कंडीशन पे इमेज ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, इमेज कहीं पे भी बन सकता है। कंपेरिजन होगा इस वाले ट्रायंगल का नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल से, यानी हम क्यू पी ओ को क्यू डैश पी डैश ओ से कंपेयर करेंगे, ठीक। लेकिन कंपेयर करें उससे पहले हमें मैग्निफिकेशन का पता होना चाहिए है क्या बेसिकली। तो द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो बेसिकली होता क्या है कि जो इमेज की जो हाइट है उसका ऑब्जेक्ट की हाइट के साथ जो रेशियो होता है, जो फ्रैक्शन होता है, वही मैग्निफिकेशन कहलाता है, ठीक। तो हम अगर हाइट ऑब्जेक्ट की एच ओ मान लें और हाइट ऑफ इमेज जो है उसे हम एच आई मान लें, भाई ऑब्जेक्ट की हाइट है तो एच ओ, इमेज की हाइट है तो एच आई, तो हम मैग्निफिकेशन को लिख सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ, यानी कि रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट। तो इन दोनों को हमने रेशियो के रूप में लिख दिया है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। हम फिलहाल बात करते हैं क्यू पी और ट्रायंगल की और क्यू डैश पी डैश और ट्रायंगल, यानी कि एक तो ट्रायंगल हो जाएगा ये वाला और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ये वाला। तो देखिएगा इन दोनों ही ट्रायंगल को सिमिलर करके दिखाएंगे। तो देखिएगा चूंकि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है, उसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल होगा वो 90 डिग्री और परपेंडिकुलर होगा।
ऐसे इमेज भी जो होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए, तो इन दोनों ही ट्रायंगल में ये 90 और ये 90। ठीक, ऐसे ही हम देखें पी ओ क्यू एंगल, यानी कि ये वाला एंगल आपके पी ओ क्यू डैश के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली एक्चुअल में क्या है, हमको पता है जो पोल से लाइट रे आके टकराती है वो सेम उसी एंगल से निकल जाती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। तो ऐसे में पी ओ क्यू डैश के इक्वल हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो देखिए दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हैं, तो ऐसे में दोनों ही ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे एक सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। तो बाकी के जो साइड्स होंगे उनका प्रोपोर्शन भी होगा। तो हम दिखा सकते हैं कि भैया जो पी क्यू का प्रोपोर्शन है वो पी डैश क्यू डैश के प्रोपोर्शन में होगा, और ऐसे ही जो पी ओ की दूरी है वो पी डैश ओ के बराबर होगी। ऐसे ही हम क्यू ओ को प्रोपोर्शन में दिखा सकते हैं क्यू डैश ओ के, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमको जो ज़रूरत की दो साइड्स थे उनको आपस में प्रोपोर्शन में दिखा दिए हैं। ठीक, फिर मैंने इसका रेसिप्रोकल कर लिया, क्योंकि मुझे मेरा काम रेसिप्रोकल ही आने वाला है, यानी कि पी डैश क्यू डैश को ऊपर कर दिया और पी क्यू को नीचे, और पी ओ को नीचे करके पी डैश ओ को ऊपर रख दिया। आप इन सिमिलर करते टाइम अगर इसको उल्टा लिख दें, यानी कि इसको बाद में और इसको पहले लिख दें, तो ये इस तरीके से पहले ही लिख सकते हो। क्योंकि मैंने ट्राइंगल पहले ये रख लिया था, इस वजह से मुझे पहले यूँ रखना पड़ा और उसके बाद उसको इन्वर्स करना पड़ा। तो आप पहले ही उल्टा रख लें ट्रायंगल्स को, तो पहली बार में आपका आंसर जो है ये निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब आगे हम बात करें कि ये जो आपका यहाँ पर पी डैश क्यू डैश है, ये रहा, ये एक्चुअल में है क्या, हाइट है इमेज की। ठीक, तो इमेज की हाइट ले ली है। और पी क्यू की बात करें तो पी क्यू क्या है, बेसिकली वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट ले ली। तो जो कार्टेशियन का साइन कन्वेंशन है उसके अनुसार जो भी हाइट आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है वो पॉजिटिव होती थी, पॉजिटिव रख दी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव है, तो इसको नेगेटिव ले लिया। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो पी ओ है, तो ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी जो होती है वो यू कंसिडर करते हैं, तो ये यू हो गया। ऐसे इमेज ये रहा, इसकी पोल से दूरी जो होती है वो हम v से कंसिडर करते हैं, तो v हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर ये जो आपका पी ओ और पी डैश ओ है, इसकी जगह हम u और v रख सकते हैं। तो हम वही करेंगे, पी डैश ओ और पी ओ की जगह v और u रखेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे दोनों ही जो डिस्टेंसेस है वो नेगेटिव है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है देखिएगा। हमको पता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, उसके अनुसार हमको पता है कि मिरर के लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस होगी उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो देखिएगा ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी जो होगी वो नेगेटिव होगी, इमेज की भी जो मिरर से दूरी होगी वो नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव नेगेटिव लिखा हमने। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव आपस में कट जाएंगे, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिएगा हमारे जो ये इक्वेशन है वो बी मान लिया, तो ए और बी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमको मिलता है एच आई अपॉन एच ओ जो कि नेगेटिव है इक्वल टू वी अपॉन यू के। तो अब ये पहले लिखा हुआ है तो पॉजिटिव चाहिए, तो मैं नेगेटिव जो साइन है उसको उस तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस का वी अपॉन यू हो जाएगा। और अपन ने तो शुरू में ही पढ़ा था कि भाई आपका एच आई अपॉन एच ओ क्या है, मैग्निफिकेशन के बराबर है, यानी कि इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट जो है इन दोनों का प्रोपोर्शन m के बराबर है। तो मैं इसकी जगह m की वैल्यू रख सकता हूँ, यानी कि सीधे सीधा मैं फ्रॉम इक्वेशन से लिख सकता हूँ कि जो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो के बराबर होता है। सेम ऐसे नेगेटिव आपके इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के प्रोपोर्शन के बराबर होते हैं। यानी कि हमें अगर हाइट दी हो तो भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, और अगर हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दी हुई है पोल से तो भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, और यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। अब क्या कह रहा है, इफ m इज नेगेटिव एंड v इज ग्रेटर देन u, यानी कि आपका m नेगेटिव हो, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद m की वैल्यू माइनस किया है, और ऐसे केस में अगर v जो है यानी कि इमेज की जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से कैसी हो, ज़्यादा हो,
तो इमेज जो होगी बेसिकली रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, मैग्नीफाइड होगी। तो अगर आप अपना डायग्राम उठा करके देखें जिसमें भी ऑब्जेक्ट से दूर बन रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में दूरी आपके इमेज की बढ़ती जा रही है मिरर से, तो उस हर हर इमेज जो आपके रे डायग्राम है उसके अंदर रियल इमेजेस बनी है, इन्वर्टेड बनी है और बड़ी बनी है। तो अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है और v ग्रेटर है u से, तो ऐसे में इमेज हमेशा रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी। यानी ये सब चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो न्यूमेरिकल्स। दूसरा कंडीशन कि भाई m अभी भी नेगेटिव है लेकिन v और u दोनों बराबर है। और v और u कब बराबर होता है? जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं तो एक ही कंडीशन में, मैंने स्पेशली उस टाइम बोला भी था कि एकमात्र कंडीशन है जब आपका ऑब्जेक्ट की हाइट और आपके इमेज की हाइट सेम होगी और दोनों एक ही पॉइंट पे होंगे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होंगे। तो ऐसे में जो आपका इमेज बनेगा रियल बनेगा, क्योंकि वास्तव में लाइट रेस आपस में टकराई थी। इन्वर्टेड उल्टा बनेगा, जस्ट सी पे ही उल्टा ही बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट का साइज था सेम उसी साइज का बनेगा। अब हम ऐसे ही बात करते हैं इफ m इज नेगेटिव, कि अब तीसरा कंडीशन, इसमें भी m नेगेटिव है लेकिन v जो है वो अब की बार u से छोटा है, या फिर यूँ कह सकते हैं u यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है इमेज के डिस्टेंस से। ठीक, तो ऐसे में जो इमेज बनेंगी वो रियल बनेंगी, इन्वर्टेड बनेंगी, लेकिन छोटी बनेंगी। तो देखा होगा आपने, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट की दूरी अनंत पे थी या अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में थी, तो जो ऑब्जेक्ट की इमेजेस बन रही थी या तो फोकस पे बन रही थी या फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही थी, यानी कि छोटी बन रही थी। तो उस टाइम जो इमेजेस थी वो छोटी बन रही थी और वास्तविक बन रही थी और इन्वर्टेड, यानी कि शुरू के जो आपके दो रे डायग्राम थे कॉनकेव मिरर वाले, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। इफ m इज पॉजिटिव, कि m पॉजिटिव हो जाए, ठीक, एंड v ग्रेटर हो u से, देन इमेज इज वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट। ये देखिएगा हमने जो छठा रे डायग्राम बनाया था वहाँ पे एप्लीकेबल होता है कि भाई आपका m हमेशा पॉजिटिव हो जाए। तो m पॉजिटिव तब होगा जब दोनों हाइट कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। ठीक, और ऊपर से v जो है वो u से बड़ा हो। तो आपने देखा होगा जो छठा जो हमारा इमेज रे डायग्राम था उसमें ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था वो ऑब्जेक्ट जो था पोल के नज़दीक था, लेकिन जो इमेज बन रही थी वो काफ़ी दूर बन रही थी और बैक साइड ऑफ मिरर बन रही थी, है ना, और काफ़ी बड़ी बन रही थी और खड़ी बन रही थी। और उसमें जो हमने क्या किया था, एकमात्र ऐसा डायग्राम था कॉनकेव मिरर के केस में जिसमें हमने लाइट रेस को पीछे की ओर प्रोजेक्ट किया था। तो ऐसे में जो इमेज बनेगी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो ये आपको याद होने चाहिए।